हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करेंगे भारतीय संविधान में संघवाद। ठीक है, तो अभी हमारा संघवाद का ही चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने इसके कुछ यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी है 11th क्लास की, एंड प्लीज इसे जितनी बार हो सके एकदम से घोल के पी जाइए। ये सेकंड पार्ट वाली आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितना मैं कहूँ उतना कम है कि कितनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की और समझने की भी कोशिश कीजिए ताकि आपसे ये बिल्कुल रट जाए। ठीक है, तो अभी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की है कि संविधान कैसे बनता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम बात कर रहे हैं अपने संघवाद में। एंड संघवाद में भी हमने देखा कि अलग अलग देशों में कैसा उनका सिस्टम चलता है। ठीक है, तो कहीं पे गहरी नागरिकता है, कहीं पे दोहरी नागरिकता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया में हमारे क्या होता है कि मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से विविधता में एकता की भावना है। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको बताना है, लेकिन आप में से किसी ने इसका जवाब देना शायद उचित नहीं समझा या कि आप देना नहीं चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका ये होता है ना कि जब आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो हम लोगों का भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि ठीक है आप पढ़ रहे हैं तो और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन फिर वही होता है कि ऐसा लग रहा है कि बस हम यहाँ पे बकबका रहे हैं, किसी के काम का नहीं है, तो फिर थोड़ा सा एक निगेटिव सेंस आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी एक्टिव रहा करिए। कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं पूछी थी कि विविधता में एकता की बात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो आपको कहीं से भी इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है और नहीं मिलता, सही गलत जो भी बनता वही बताइए आप। ठीक है, जब आप कोशिश करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप तो हारे हुए पहले से ही हो, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सॉरी मेरी बात का बुरा लगे, बट आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो सीधा सा मतलब है कि पहले से ही आप हारे हुए बैठे हो कि हाथ पैर हिलाना ही नहीं है। तो फिर कोई मतलब ऐसा है भी कि हमें करना भी है और कुछ उसके लिए नहीं करना है, तो आपके साध्य बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन आप साधन का यूज नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खैर अब आते हैं अपने चैप्टर पे। और यहाँ पे हम भारतीय संविधान और संघवाद की बात कर रहे थे। इसमें क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के जो अनेक नेता ने इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। कहाँ कहाँ पे? प्रांतीय और केंद्रीय। ठीक है, कि इन दोनों के बीच, क्योंकि भारत छोटी सी कंट्री नहीं, यहाँ पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो हालांकि अब जनगणना होने के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अपने देश में युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें कि इसमें बताया गया कि जो भारत है तो ये एक विशाल कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे रहने के लिए या यहाँ पे शासन व्यवस्था सही तरीके से कि चलाई जा सके, मतलब कि टॉप टू बॉटम तक लोगों को या बॉटम से टॉप तक लोगों को पहुंचाया जा सके, उसके लिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि सबको चीज़ें मिल सके। यानी प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर इन्हें बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है, इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में मतलब कि सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को मतलब लागू करने का अपरिहार्य था। ठीक है, यानी कि यदि हम चाहते थे यहाँ पे कि हम लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना चाहते थे एंड हुआ भी, तो इसमें बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इन बातों का थोड़ा सा आप यदि हम देखें कि कोई ऐसा विशेष खास मतलब नहीं था। और प्रश्न केवल ये था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए, जो आपके क्षेत्रीय कुछ राइट्स हैं उन्हें कितना पावर दिया जाए। और मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई और जिसके अनुसार क्या हुआ कि क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। यानी कि आपको पता है कि विभाजन जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी और एक थी मुस्लिम लीग।
इन दोनों के बीच में ही मतलब काफ़ी कहा-सुनी चल रही थी। उनका था कि आप मतलब हमको प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पे हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, ऐसा-वैसा होना चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें थी और होता है ना कि झगड़ा धीरे-धीरे पनपता है, इकट्ठा नहीं होता है। सेम इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के विभाजन में भी कहीं न कहीं यही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आप क्षेत्रीय अधिकारों को या जो क्षेत्रीय सरकार है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आप अधिकार दें। ठीक है? या देने का प्रस्ताव वहाँ पे आता है, पर क्या होता है कि भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांत पर आधारित हो। जब पहले तक तो क्या था कि हमें जो निचली सरकारें हैं उन्हें ज़्यादा पावर देने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे झंझट पैदा होती है एंड इसमें कहें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है? मुस्लिम लीग को तो वो एक आपका मान सकते हैं कि मतलब साध्य तक पहुँचने का एक साधन था। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होता है, उसके बाद भारतीयों को समझ में आ गया कि हमें एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए कि यदि हमने निचली सरकारों को पावर दे दिया, तो फिर ऊपरी सरकार का मतलब ही क्या है? ऊपरी तो फिर वही बन जाएगी, या कि हम ऊपरी सरकार को इतनी पावर दे दिए कि निचली सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो दोनों में भी फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है? तो उन्होंने एक मिडिल पाथ निकाला कि हमें कहीं न कहीं अपने केंद्र और राज्य के बीच जो है आपसी सहयोग और एकता में रखना चाहिए, या राज्यों के लिए अलग अधिकार सिद्धांत पर आधारित हो। और भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा, और इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर भी बल देता है। ठीक है, कि दोनों के बीच में आपका सामंजस्य बना रहे। एंड आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और प्लीज़ कोई भी डाउट आ रहा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें। अब इसके बाद क्या होता है कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे संविधान में कहीं भी संघवाद का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, उपयोग किसका किया गया? यूनियन का किया गया, संघ का किया गया। आपके संघवाद का कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन आपका कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पे हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों ही मतलब दोनों के लिए ही जो है संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। यहाँ पे क्या होता, पहला जो आर्टिकल आपका दिया गया था या पहला भाग पहला आर्टिकल की हम बात करें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। दूसरा क्या था कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा आर्टिकल यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि पहले आर्टिकल में ये दो बातें कही गई थी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में इसमें बताया गया है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कि फेडरेशन का मतलब संघवाद भी होता है। तो संघवाद का वर्णन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सीधी सी बात है कि नहीं किया गया। आपको बस इतनी बात समझनी है कि नहीं किया गया इसका उल्लेख। ठीक है, उल्लेख किसका किया गया? ओनली यूनियन का। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघवाद नहीं है। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरी बात, और इसी में कही गई है आर्टिकल 1 में ही कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, शक्ति का विभाजन। ठीक है, शक्ति या विभाजन। और इसकी यदि हम बात करें कि भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। ठीक है, यहाँ पे किस तरह की सरकार लाने की बात की गई है? दो तरीके की। अब यहाँ पे बात करें कि एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। तो कौन कौन सी जैसे कि दो सरकार बांटी गई हैं, कैसे? एक आपकी संघ की सरकार होती है, यानी कि जो हम काफ़ी टाइम से बात करते आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सब दोनों का ही वही प्रोसेस होता है, वही कैबिनेट होती है। हाँ,
यहाँ पे जब पावर की हम बात करते हैं तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, राज्य सरकार की तुलना में। ठीक है, तो ये बातों को थोड़ा आप दिमाग और कान दोनों खुले करके सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, एंड इस बुक में जो मतलब बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको उस पर ध्यान देना, मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी केंद्रीय सरकार है, वो किसके लिए होगी, ये आपका पूरा भारत है। यहाँ पे क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम बात करें, हमारे इंडिया में कई सारे छोटे छोटे स्टेट हैं। अब यहाँ पे कई स्टेटों से बन के मिला है हमारा देश। अब यहाँ पे एक स्टेट हो गया, यहाँ पे दूसरा स्टेट, यहाँ पे तीसरा स्टेट। हर एक स्टेट के लिए एक राज्य सरकार होगी, हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, ये जो भारत, यहाँ की केंद्र सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी हर राज्य में लागू होगा। लेकिन यदि यूपी की गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है तो वो सिर्फ यूपी में ही लागू होगा, एमपी में नहीं लागू होगा। ठीक है, और ये बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो इसमें दो तरीके की सरकार की बात की गई, एक कौन, एक आपकी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, ये दोनों नोट कर लीजिए आप। अब आता है यहाँ पे कि ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कहीं भी, यानी कि कभी भी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी राज्य के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। यहाँ पे जब विवाद की स्थिति आती है तो आप जस्ट इससे पहले ही हमने न्यायपालिका वाला चैप्टर खत्म किया है, तो वहाँ पे भी हमने समझा और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जब विवाद की स्थिति आएगी तो कौन यहाँ पे निपटारा करेगा, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो इसमें कैसे, मतलब जब राज्य के बीच में और सेंटर के बीच में कभी ऐसा आता है कि हमारा ये विषय था, हमें इसमें कानून बनाना चाहिए था, राज्य सरकार को लगता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें दिक्कत आती है। उसमें फिर समाधान किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या या व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र के पास, केंद्र को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी शक्तियां केवल राज्यों को होंगी। ठीक है, तो वो अगले हम चार्ट में देखेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या हुआ कि दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को कैसे बांटा गया है। शक्ति विभाजन के एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है, यानी कि जो आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ किसके हाथों में है, केंद्र सरकार के हाथ में। बजट, बजट कौन, पूरे भारत का जो बजट होता है वो कौन पेश करता है आपके, हमेशा तो एक बात याद रखना कि लोकसभा में ही बजट पेश होता है, कभी राज्यसभा में ना तो उसका प्रस्ताव आता ना तो वो पेश होता है। ठीक है, दूसरी बात कि बजट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का बनता है वो होता है आपका, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, हर एक स्टेट अपना अपना बजट पेश करते हैं, उनका भी अपना अपना टाइम पीरियड है कि यहाँ पे फरवरी में बजट पेश हो रहा है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट का किसी का दिसंबर में होता है, किसी का जनवरी में होता है, किसी का मार्च में होता है, जो भी उनका अपना वार्षिक माह मानते हैं तो उसमें करते हैं। ठीक है, आप जिस स्टेट के होंगे, आज आपके लिए होमवर्क यही है, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं अभी मुझे, जिस जिस स्टेट से हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट के लोग तो ऐसा नहीं कि सुन रहे होंगे, तो आप लोग जिस जिस स्टेट से हैं वहाँ का आज आप लोग चेक करिएगा, गूगल पे कहीं से भी आप चेक करिए कि आपके यहाँ जो बजट है, आपके स्टेट का बजट, वो किस माह में पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है, क्योंकि हर एक का टाइम होता है, ऐसा नहीं कि जब मन किया तभी पेश कर दिया जाता है, तो एक पर्टिकुलर माह डिसाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग आज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, अपने स्टेट का नाम एंड किस माह में आपके स्टेट में बजट पेश होता है। गूगल में आसानी से मिल जाएगा, या तो आपके पास स्टेट स्पेशल की बुक होगी, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे बताने की कोशिश कीजिएगा एंड आप खुद पहले पढ़िएगा पूरा डिटेल, फिर बताइएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो केंद्र सरकार बजट पेश करती है वो तो फरवरी माह में ही होता है, और अभी 2-3 महीने पहले ही वो पेश किया गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, हाथों में सौंपी जाती हैं। राज्यों के उत्तरदायी तो बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है, यानी कि राज्यों के क्या है, उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आय के साधन राज्य के पास बहुत कम है। यानी कि राज्य के पास आपको बात करें हम तो जिम्मेदारियां बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन उसके पास जो आय के साधन है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है
जो आगे देखिए यदि कि भारत का जो संविधान है किस तरीके से, इनमें अभी हमने देखा ना कि पर्टिकुलर सेंटर के पास कौन सी सूची रखी जाएगी, राज्य के पास कौन सी, मतलब कितने विषय। तो ये दोनों, इसको प्लीज़ आप लोग चार्ट बना के, जैसे ये एज इट इज चार्ट बना हुआ है तो आप मेरे साथ ही लिखते जाएंगे तो बेटर होगा, क्यों फिर उसके बाद हम सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये चार्ट आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, भारत का जो संविधान है इसमें 7वीं अनुसूची है आपकी एक, ठीक है, अपनी नोट्स में नोट करिए। 7वीं अनुसूची, अनुसूची की बात मैं कर रही हूँ, आपके आर्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, अनुसूची है, ठीक है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में भी 12 अनुसूचियां हैं अपने संविधान में, तो इसमें से 7वीं अनुसूची, जहाँ पे 3 तरीके की सूचियां रखी गई हैं। 3 तरीके की सूची कौन कौन सी है, एक तो आपकी है संघ सूची, दूसरी आपकी है राज्य सूची, तीसरी आपकी है संवर्ती सूची, ठीक है। एक आपकी है यूनियन लिस्ट हो गई, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट जो होती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि जितने भी ये नियम, मतलब कि ये जितने भी दिए गए हैं विषय, इनमें कानून बनाने का अधिकार, आप वह संघ सूची के सामने डैश करके लिखिए कि कानून बनाने का अधिकार सेंटर गवर्नमेंट के पास होता है, यानी केंद्रीय सरकार के पास होता है, ठीक है। आप राज्य सूची के सामने लिखेंगे कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एंड संवर्ती सूची जो है, तो कानून बनाने का अधिकार स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करिए कि जब कभी दोनों के ही नियम कानून जो, मतलब कि इसमें जो भी बनाए जाते हैं, तो इनमें विवाद की स्थितियां आती हैं, तो फिर उस सब्जेक्ट पे किसका नियम कानून मान्य होगा, तो सेंटर गवर्नमेंट का मान्य होगा, ठीक है। कि दोनों के बीच में जब भी कभी मतभेद होगा किसी विषय को लेकर, तो वहाँ पे फिर किसकी मान्य की जाएंगी बातें, तो इस सेंटर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, ठीक है। तो विवाद की स्थिति में फिर पावरफुल आपका सेंटर गवर्नमेंट संवर्ती सूची में रोल प्ले करता है। तो अब इसके आप लिखिए संघ सूची में, यहाँ पे आप की कौन कौन से इसमें विषय शामिल किए गए हैं। पहला है आपका प्रतिरक्षा, ठीक है, डिफेंस जो है संघ सूची में आता है। दूसरा है परमाणविक ऊर्जा, जो एटॉमिक एनर्जी की हम बात करते हैं, वो किस में आता है, आपका संघ सूची का विषय। प्लीज इसे रट लीजिएगा एंड A/4 साइज के एक सिंगल पेपर में आप बनाइए एंड उससे अपने रूम में ही लगा लीजिए, बेटर होगा। ये ऐसा करेंगे आप, आपकी रूम की शोभा नहीं बिगड़ेगी, आप उसे अच्छे तरीके से दिन में 2-4 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको रट जाएगा, ठीक है, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। तो अच्छे तरीके से इसे आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा। तीसरा क्या आता है कि विदेश मामले, चाहे तो आप बाद में भी लिख लेना, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से इसे समझिए कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, जितने भी विदेश के जो भी मैटर होते हैं, तो कभी आपने सुना है कि MP गवर्नमेंट के CM जी ने गए और वहाँ पे ये फैसला करके चले आए, ये संधि करके चले आए, नहीं। यहाँ पे विदेश मामलों की जितनी भी बातें होती हैं PM ही जाते हैं, ठीक है। अब आता है युद्ध और शांति, ये भी विषय कहाँ पे है, सेंटर गवर्नमेंट के पास है। बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र जो है वो किसके पास है, सेंटर गवर्नमेंट के पास है। कि बैंकिंग में यहाँ पे आप देखते हैं ना कि बैंकों की संख्या, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनकी संख्या बढ़ाई गई घटाई गई, इनमें ये कानून लाया गया, वो कानून लाया गया। तो जो भी फला ढिमका होता है, यहाँ पे ये बैंक का सेक्टर जो है वो किसके अंतर्गत आता है, इसमें नियम कानून कौन बनाएगा, सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तो हवाबाजी कभी मत करना आप कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी बैंक के लिए ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, कौन करेगा यहाँ पे, सेंटर गवर्नमेंट करेगी। अब आता है रेलवे, रेलवे सेक्टर पे जितना भी कुछ है, जो भी नियम कानून बनाने हैं, क्या बदलना है, रेलवे को प्राइवेट करना है कि उसे आपका गवर्नमेंट ही रहने देना, कैसे किस तरीके से करना है, उसमें क्या हमें अच्छे तरीके से और बेहतर करना चाहिए, क्या नियम कानून बनाने चाहिए, तो वहाँ पे कौन बनाए, मतलब ये किसके अंतर्गत आता है, रेलवे आपके केंद्र सूची के विषय में आता है, ठीक है, संघ सूची विषय में आता है। डाक और तार, ये जो डाक और तार है ये भी आपका किस में आता है, आपकी संघ सूची में आता है। वायुसेना, वायुसेना किसके अंतर्गत आती है, तो संघ सूची में ही आती है। बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, ये सभी के सभी आपके संघ सूची के विषय हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का जो हक है इन सारे विषयों पे किसे है, सेंटर गवर्नमेंट को है, केंद्रीय सरकार को है, ठीक है। अब आता है आपका जो यहाँ पे बात की गई है राज्य सूची, राज्य सूची की हम बात करते हैं तो क्या आता है आपका, कृषि आता है,
पुलिस आता है, जेल खाना आता है, यानी कि कृषि से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने हैं तो वो किस में आएंगे, राज्य सरकार में आएंगे। ठीक है। दूसरा आता है पुलिस, पुलिस से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो ये किस में आता है, तो राज्य सरकार के नियंत्रण में है। मतलब जेल खाना की बात करें कि उसमें क्या सुधार करना क्या नहीं करना, इसमें क्या नियम कानून बनाने हैं, ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो आते हैं वो आपके राज्य सूची के विषय हैं। भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन और यहाँ पे हम बात करें प्रादेशिक लोक सेवा, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आते हैं, राज्य सूची में विषय रखे गए हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ना तो कोई और बनाएगा। ठीक है। ये दोनों बातें आपके क्लियर हुई। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। इन विषयों पर चाहे वो कृषि हो, पुलिस हो, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं, भूमि हो गई, शराब हो गया, वाणिज्यिक व्यापार हो गया, पशुपालन हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा, इन पे कानून बनाने का हक स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, हालांकि पहले जो शिक्षा था वो आपकी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखी गई थी। ठीक है। लेकिन उसे हटा के, इसके बारे में पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे कि इसे कैसे हटाया गया था। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि अभी एजुकेशन फिलहाल में समवर्ती सूची में रखा गया है। तो जो ये शिक्षा है, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलके कानून बना सकते हैं इस विषय पे। कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, या यहाँ पे हमने कृषि और भूमि देख लिया कि किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। तो इसके अलावा कोई अन्य संपदा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो भी हस्तांतरण होगा उस पे समवर्ती सूची के ये विषय के अंतर्गत आएगी, यानी दोनों के पास पावर होगा। वन किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची में आता है। मजदूर संघ समवर्ती सूची में आता है, यानी सेंटर भी कानून बनाएगी, स्टेट भी बनाएगी। सामानों में मिलावट, इसमें से इसमें सुधार करना, क्या कैसे करना है, ये समवर्ती सूची में रखे गए हैं। गोद लेना और उत्तराधिकार, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके समवर्ती सूची के ही विषय हैं, यानी कि दोनों को ही कानून बनाने का इसमें अधिकार है। ठीक है। तो एक बार फिर से इसे फटाफट आप रिवाइज करिए। संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, आपका डिफेंस रखा गया है, और एटॉमिक एनर्जी का जितना भी है, विदेश मामले हो गया, विदेश या व्यापार हो गया, विश्व यानी कि युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार, वायुसेना, और जो आपके एयरपोर्ट हैं या कि हम बात करें जो पोर्ट हैं, बंदरगाह वगैरह है, मुद्रा है, ये सारे के सारे आपके संघ सूची के विषय हैं। कृषि हो गया, पुलिस हो गया, जेल खाना हो गया, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्यिक बाजार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ये राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा हो गया, और उसके अतिरिक्त जैसे आपके भवन वगैरह हो गए, यानी कि आप ये मान के चलिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो भूमि है और कृषि है, ठीक है, दोनों सेक्टर को छोड़ दे, उसके अलावा जो भी यहाँ पे मिलता है उसे हम क्या कहेंगे कि ये समवर्ती सूची में आते हैं। वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, सामानों में मिलावट, ठीक है, तो बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे कि मिलावट होती है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, तो इसमें से ये आपका रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट में। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो नियम कानून बनाएगी। एंड जब भी कभी विवाद होगा कि नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कानून अच्छा है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कानून अच्छा है, उसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें ही फिर मानी जाएगी। और उसके बाद आता है गोद लेना और उत्तराधिकार की बात भी आपकी समवर्ती सूची में है। देन उसके बाद आता है अभिष्ट शक्तियाँ जो हैं कि इनमें वे सभी मामले हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, यानी कि साइबर कानून। और इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बनाएगी। जो साइबर कानून है इनमें क्या होता है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, तो इनमें साइबर कानून की बात आती है। अभी हाल फिलहाल में ना बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, कि इसे बंद करने का या साइबर जो भी सिक्योरिटी की बात चल रही है अभी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि केंद्र सरकार ही यहाँ पे कानून बनाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। तो